नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। सबसे पहले आप सबको आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है संदीप की। संदीप जो कि एक बहुत ही अच्छे दिल का नेक लड़का था। संदीप का स्वभाव ऐसा था, वो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाया करता था। उसे लोगों की मदद करना, लोगों की परेशानियां सुनना और सुनकर जहाँ तक उससे बन पड़े उन परेशानियों से सामने वाले को बाहर निकलने में मदद करने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। वो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो काफ़ी हेल्पफुल लड़का था। यही नेचर एक बार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था। संदीप के ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और संदीप के ज़िंदगी में इसी नेचर की वजह से उसकी मुलाकात उसकी जीवन संगिनी समीरा से हुई थी। समीरा उसे उसकी पिछली कंपनी में मिली थी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद कुछ ही समय में दोनों के बीच में प्यार हुआ। संदीप का कोई नहीं था, ना उसके माता पिता थे और ना ही कोई रिश्तेदार। इस वजह से संदीप जब समीरा को पसंद करने लगा, उसने खुद ही अपने मन की बात तो कही ही, साथ ही साथ उसने समीरा को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। समीरा के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए क्योंकि संदीप काफ़ी अच्छा लड़का था। दोनों की शादी करवा दी गई और अब संदीप और समीरा की शादी को लगभग 6 साल बीत चुके थे। उनकी प्यारी सी एक 2 साल की बेटी भी थी। समीरा ने काम करना अभी फ़िलहाल बंद कर रखा था। वो घर पर अपना सारा वक्त अपनी बेटी के साथ ही बिताया करती थी और समीर इतना कैपेबल था कि वो उन दोनों की हर ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। एक दिन संदीप काम से देर रात अपने घर लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई दिखाई दी। उसने जब उस गाड़ी की हालत वैसी देखी तो तुरंत अपनी गाड़ी को एक तरफ लगाकर गाड़ी में किसी इंसान के होने ना होने को चेक करने के लिए वो भागता हुआ उस गाड़ी की तरफ पहुंच गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो वहां ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके सर से काफ़ी खून निकल रहा था और उस लड़की की हालत ठीक नहीं लग रही थी। संदीप ने तुरंत उस लड़की को उस गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी के पिछली सीट पर लिटा दिया और उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। और उसे ये बात भी ध्यान थी कि उसे घर जाने में इस वजह से काफ़ी देर होने वाली है, लेकिन उसने ये सोचा कि पहले इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाकर ज़रूरी इलाज दिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है इसकी मौत भी हो जाए। इस वजह से उसने पहले अपनी पत्नी को कॉल नहीं किया। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सामने उसे लेटाकर उसे चेक करने के लिए कहने लगा। तब तक उसकी पत्नी का कॉल आने लगा। संदीप ने तुरंत फ़ोन पिक किया और घबराई सी आवाज़ में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी उसके इस स्वभाव से पूरी तरह से वाकिफ़ थी, इसलिए उसने इस बात पर कोई ऐतराज़ जाहिर नहीं किया। उसने यही कहा, ठीक है, उसको आप डॉक्टर को दिखा दो और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं भी आ जाऊंगी। ये बात सुनकर संदीप ने फ़ोन रख दिया। तब तक डॉक्टर ने उस घायल लड़की को चेक कर लिया था और डॉक्टर ने चेक करके यही बताया, खतरे की कोई बात नहीं है। हाँ, सर का घाव थोड़ा गहरा ज़रूर है, लेकिन हम उसकी मलहम पट्टी कर देंगे और 2 दिन बाद आप वापस से
ड्रेसिंग चेंज करवाने के लिए आ जाइएगा। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसके खाने पीने का थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। तब तक वो लड़की भी धीरे धीरे होश में आने लगी थी। उस लड़की के होश में आते ही वो संदीप को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलने लगी। फिर संदीप ने ये कहा कि आप अपने घर वालों का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उनको फ़ोन करके यहाँ बुला देता हूँ। लेकिन उस लड़की ने वैसे ही रोते हुए संदीप को ये बताया कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है। ये बात सुनते ही संदीप को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि संदीप भी अनाथ था। इसलिए संदीप को एक अलग ही कनेक्शन उस लड़की से फील होने लगा। जैसे ही उस लड़की ने ये बात कही, संदीप को उस लड़की पर अब कुछ ज़्यादा ही दया आने लगी। संदीप ने तुरंत उससे कहा, अरे नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे बोल रही हैं, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगा जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। और संदीप ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी पत्नी को फ़ोन करके ये सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी ने भी इस बात से कोई भी एतराज़ जाहिर नहीं किया। उसने भी यही कहा कि अभी उसे देखभाल की ज़रूरत है और उसका कोई नहीं है, तो इस वजह से हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और ये बात दोनों में होते ही दोनों ने जैसे ही बात ख़त्म करके कॉल कट किया, संदीप ने पलटकर पीछे देखा। वो लड़की पीछे ही खड़ी थी और वो संदीप को एक उम्मीद भरी नज़रों से घूरे जा रही थी। संदीप ने उसे तुरंत दिलासा देते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाकर उस बेंच पर आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से आपको क्या क्या मेडिसिन्स देना है और खाने पीने में क्या परहेज रखना है, मैं वो सारे डिटेल्स लेकर आता हूँ। फिर मैं आपको अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने घर लेकर चल रहा हूँ, तब तक जब तक कि आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। ये बात सुनते ही वो लड़की दोबारा से रोने लगी और रोते रोते उसने संदीप को गले से लगा लिया। संदीप ने तुरंत उसे खुद से दूर किया और वो डॉक्टर के कमरे में अंदर चला गया। डॉक्टर से सारे डिटेल्स लेने के बाद वो उस लड़की को अपने साथ लेकर घर पर आ चुका था। समीरा भी उन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। खाना उसने पहले से ही तैयार रखा था और संदीप के आने के इंतज़ार में अभी तक समीरा भी भूखी ही थी। लेकिन जैसे ही संदीप उस लड़की को लेकर आया, समीरा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे अपने आसपास कुछ अलग सी वाइब्स आने लगी। कहते हैं कि औरतों की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको कोई भी बुरी नेगेटिव चीज़ें होने से पहले कहीं ना कहीं आभास ज़रूर हो जाता है। शायद ऐसा ही कुछ समीरा के साथ भी हो रहा था, लेकिन समीरा ने उस चीज़ को उस समय के लिए अवॉइड कर दिया और वो बड़े ही प्यार से उस लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए उसे बिल्कुल संदीप की तरह दिलासा देते हुए खाना खाने के लिए बोलने लगी। लेकिन उस लड़की ने मना किया। फिर भी समीरा ने ज़ोर देते हुए ये कहा, नहीं नहीं, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, वैसे भी आपको जल्दी ठीक होना है तो दवाइयाँ खानी है, और दवाइयाँ खाने के लिए आपको पहले खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। इस पर संदीप ने भी यही बात दोहराई और संदीप के ऐसा कहते ही वो लड़की तुरंत खाना खाने के लिए तैयार हो गई। तीनों टेबल पर बैठ चुके थे और साथ में खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त भी समीरा के मन में बार बार अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्यों, अब वो इन बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने इन चीज़ों को अभी दरकिनार कर दिया। उसने यही सोचा कि होता है शायद घर में कोई नया इस तरीके से आ गया है, शायद इस वजह से मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन अभी
दोनों के मन में सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का ख्याल रखना, उस लड़की को जल्दी से जल्दी ठीक करने का ही ख्याल था। इस वजह से समीरा ने खाना खत्म करते ही तुरंत संदीप से पूछकर सारी दवाइयाँ लाकर उस लड़की के सामने रख दी। उस लड़की ने भी सारी दवाइयाँ उन सबके सामने ले ली थी और अब समीरा ने उस लड़की को आराम करने के लिए गेस्ट रूम दिखा दिया था। अब वो लड़की अपने कमरे में जा चुकी थी और संदीप ने बड़े ही प्यार से समीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बात बताओ समीरा, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? क्योंकि मैंने तुमसे पूछा भी नहीं और मैंने उसे घर आने के लिए बोल दिया। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था जब उसने बताया कि वो अनाथ है। और डॉक्टर भी कह रहे थे कि उसको अभी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। उसका खाना पीना, दवाइयाँ सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, वरना वो जल्दी रिकवर नहीं करेगी। इस पर समीरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ही लेकिन अपने पति संदीप का साथ देते हुए कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी आप तो दिन भर घर से बाहर ही रहते हैं, मैं घर पर अकेली रहती हूँ और जब बेटी सो जाती है तो मेरे पास कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो ठीक है, मेरे पास भी बात करने के लिए कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन कोई दोस्त तो हो जाएगी। आप इन सब फालतू बातों में मत पड़िए, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी आप तो ये चीज़ें हमेशा करते हैं, किसी की मदद करना, तो इस बार इतना क्यों सोच रहे हैं? इस पर संदीप ने कहा, हाँ मैं मदद ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी की मदद करने के लिए उसे अपने घर तक लेकर आया हूँ, जो कि मुझे भी थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है। इस पर अब समीरा ने अपने पति का बराबरी से साथ देते हुए कहा, अरे आप फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हैं, इतना मत सोचिए। और वैसे भी हम तो जो भी कर रहे हैं हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है और आगे भी सब ठीक ही होगा। ये बातें करके दोनों अब अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुके थे। रात काफ़ी होने के वजह से और संदीप के बहुत ज़्यादा थके हुए होने की वजह से उसकी आँख बहुत जल्दी ही लग गई, लेकिन समीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी और तो और आज उसका मन काफ़ी बेचैन था। ऐसा क्यों था, ये बात वो भी नहीं समझ पा रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किचन में कुछ बर्तन गिरे हों और ये आवाज़ सुनकर वो तुरंत उठकर किचन की तरफ आई। जब वो किचन में आई तो वहाँ पर कोई भी बर्तन ज़मीन पर नहीं गिरा हुआ था। तो ये आवाज़ कहाँ से आई थी? वो देखकर कि सारी चीज़ें सही है, वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किचन का नल खुल गया है और पानी बह रहा हो। उसने फिर से पलटकर देखा, लेकिन नल नहीं खुला था। फिर अब वो इन सारी चीज़ों को अपने मन का वहम बोलकर अंदर अपने कमरे में जा चुकी थी। मुश्किल से आधा घंटा ही बीता होगा। अब समीरा की भी आँख थोड़ी लग चुकी थी कि अचानक समीरा को फिर से वही आवाज़ बहुत तेज सुनाई दी, जैसे किचन के 2-4 नहीं, लगभग सारे बर्तन ही एक साथ ज़मीन पर गिर पड़े हों। वो तुरंत उठी और भागकर अपने किचन में आ गई। जब वो किचन में आई तो अभी भी किचन में कुछ भी नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। लेकिन इस बार समीरा को ये अपने मन का वहम बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे ये चीज़ काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं दूसरी बार था। एक बार वहम हो सकता है, लेकिन इस बार उसने ये आवाज़ काफ़ी साफ साफ सुनी थी, जिससे वो श्योर थी कि उसने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी है। अभी सब कुछ उसके नज़रों के सामने बिल्कुल सही था।
वो सब कुछ सही देखते हुए भी एक बार पूरे घर में चक्कर लगाना सही समझकर पूरे कमरों में जाकर झांक कर देखने लगी। उसने सारे कमरों को चेक कर लिया, सारे कमरे ठीक थे और वो लड़की भी अपने कमरे में चुपचाप सोई हुई थी। पति भी बहुत आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। अब सब कुछ देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। अब वो वापस से अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे अब किचन से किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे ये आवाज़ काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी वो तुरंत उठकर किचन की तरफ नहीं गई। वो थोड़ी देर तक उठकर अपने बिस्तर पर बैठी हुई इन आवाज़ों को सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज़ें किसकी हैं और क्या ये आवाज़ें उसी के घर से आ रही हैं। और काफ़ी देर तक सुनने के बाद अब वो कंफर्म हो चुकी थी कि ये आवाज़ें उसी के घर के किचन से आ रही हैं। उसने तुरंत अपने पति को इस बार उठाना सही समझा। उसने संदीप को ज़ोर से हिलाते हुए नींद से जगा दिया। संदीप भी उठकर बैठ गया। वो समीरा से पूछने लगा कि क्या बात है, क्या हो गया, तुमने मुझे क्यों उठाया। फिर समीरा ने धीरे से खुसफुसाते हुए संदीप को बताया, संदीप देखो ना, किचन में कोई तो है, किसी की बात करने की आवाज़ बहुत देर से आ रही है। समीरा के ये बोलते ही संदीप भी ध्यान से किसी की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन संदीप को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और समीरा को अभी भी वो आवाज़ें काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। संदीप ने इस बात के लिए तुरंत मना कर दिया, क्या यार, कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, तुमने फालतू में मुझे उठा दिया, मेरी नींद खराब कर दी और कोई आवाज़ नहीं आ रही, तुम भी सो जाओ ना प्लीज़। लेकिन इस पर समीरा ने कहा, नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। इससे पहले भी 2 बार मैंने ऐसा सुना कि किचन में बर्तन गिरे हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था। संदीप, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और आज कुछ अजीब सा ही घर में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी ये बातें सुनकर अब संदीप उसके मन के इस वहम को दूर करने के लिए उसके साथ किचन में पहुंच गया और उसने किचन में लाइट जलाकर चारों तरफ समीरा को घूम घूम कर दिखा दिया कि देखो, यहाँ पे कोई भी नहीं है और तुमको किसके बात करने की आवाज़ आ रही है यार, घर में हैं ही कितने लोग, मैं, तुम और वो लड़की भी सो ही रही होगी और तुम क्या यार, किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है, चुपचाप सो जाओ ना, क्या हो गया है तुमको। समीरा इन बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ें आज उसे अपने घर में महसूस हो रही थीं, ऐसी चीज़ें उसने अपने घर में आज से पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। समीरा को इस बात का एहसास अब होने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ उस लड़की के साथ ही है। अब संदीप जबकि सारी चीज़ें उसे दिखा चुका था, वो चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन समीरा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो वहीं हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और टेबल पर बैठकर काफ़ी देर तक ये चीज़ें सोचती रही कि अगर ऐसा है तो क्यों है और इन चीज़ों के लिए क्या किया जा सकता है। इस बीच उसने कम से कम 3 से 4 बार जाकर उस लड़की के कमरे में झांक कर देखा, लेकिन वो लड़की वहीं बहुत आराम से सो रही थी। उसे देखकर ऐसा कोई भी नहीं कह सकता था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब समीरा इन चीज़ों को अपना वहम मानकर बिल्कुल नहीं टालना चाहती थी और समीरा ने ये फैसला किया कि वो अगली सुबह ही अपनी माँ से इन चीज़ों के बारे में बात करेगी। ये सोचकर समीरा भी थोड़ी देर के लिए अब बिस्तर पर आराम करने के लिए जा चुकी थी। वैसे भी लगभग अब सुबह होने ही वाली थी। तो
समीरा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तब तक अलार्म बज चुका था। समीरा उठकर अपने रोज के कामों में लग चुकी थी। उसने अपने पति के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया था। ब्रेकफास्ट भी बन चुका था। सारी चीज़ों को टेबल पर सजाकर अब वो अपने कमरे में जाकर अपने पति को देखने और बुलाने के लिए चली गई। संदीप भी नहाकर फ्रेश हो चुका था। उसने जैसे ही समीरा को देखा तुरंत उसने बाहर निकलकर ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका था और अब देर नहीं करना चाहता था। फिर उसे अचानक याद आया कि उस लड़की को भी ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेना चाहिए। इस पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे भी बुला लो। समीरा ने थोड़े से रूड स्वभाव में कहा, हाँ तुम खाकर चले जाओ, मैं उसे बाद में नाश्ता करवा दूंगी। ये सुनकर संदीप को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उस वक्त उसने कोई भी बहस या बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म किया और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। उसके ऑफिस के लिए निकलते ही वो अब उस लड़की के कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने देखा अभी भी वो लड़की वैसे ही अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पूरी रात से सिर्फ एक ही करवट में सोई हुई थी। अब समीरा को थोड़ा सा अजीब लगने लगा। उसने दरवाज़ा पूरा खोला और वो अंदर कमरे में आकर उस लड़की के नज़दीक आकर उसे देखने लगी। जब उसने उस लड़की को नज़दीक से देखा तब समीरा काफ़ी शॉक्ड रह गई, क्योंकि उस लड़की का चेहरा थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। रात को जब समीरा और संदीप ने उसे देखा था तब वो लड़की काफ़ी अलग दिख रही थी और आज उस लड़की के चेहरे पर एक उम्र दिखाई दे रही थी, जो कि कल रात में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। अब समीरा उस लड़की से काफ़ी डर चुकी थी। वो भागते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई और बाहर आते ही उसने दरवाज़ा धीरे से लगा दिया। तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करके रात से लेकर अब तक की सारी चीज़ें बता दी। जैसे ही समीरा ने सारी बातें बताकर ख़त्म की, माँ ने तुरंत पूरे विश्वास से ये बात समीरा को बताई कि बेटा तुम्हारा शक बिल्कुल गलत नहीं है। सच में उस लड़की के साथ कुछ न कुछ परेशानी तो है, क्योंकि आज तक तेरे घर में ऐसी कभी कोई चीज़ हुई नहीं और अचानक से उस लड़की के आने के बाद से अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जैसा कि तू बता रही है, वो लड़की रात में अलग लग रही थी और अभी अलग लग रही है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, वो लड़की डायन है, जिसका रूप रात में अलग होता है और दिन में अलग। और अगर मैं सारी चीज़ें सही सही समझ पा रही हूँ तो तेरे घर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से तू अब किसी भी हालत में अपने बेटी के कमरे से बाहर मत निकलना और उसे किसी भी हाल में अकेला मत छोड़ना। मैं थोड़ी ही देर में गुरुजी को लेकर वहाँ पहुँचती हूँ और फिर हम देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। वो जैसे ही फ़ोन रख के अपने कमरे में गई, उसने झूले में झांक कर देखा, उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। अब समीरा काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसने पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढ लिया, लेकिन उसकी बेटी अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और जैसे ही उसने जाकर उस लड़की के रूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा उसकी बेटी उसी लड़की के गोद में थी और अब उस लड़की का चेहरा पहले से भी ज़्यादा अजीब और भयानक हो चुका था और वो लड़की बहुत ही भयानक रूप लिए बैठी थी। उसके कपड़े बदल चुके थे और उसने गोद में जिस तरीके से समीरा की बेटी को पकड़ रखा था, लग रहा था जैसे
वो थोड़ी ही देर में उस बच्ची के सीने को चीर देगी। ये देखते ही समीरा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। वो अपनी बेटी को लेने के लिए लपक कर उस तरफ आगे बढ़ी, लेकिन उसके आगे बढ़ते ही समीरा को एक तेज झटका सा महसूस हुआ और वो दूर जाकर गिर गई। इस पर वो लड़की अब जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। उसके गोद में समीरा और संदीप की बेटी थी। वो उनकी बेटी को गोद में लिए हुए ज़मीन से अब काफ़ी ऊपर उठ चुकी थी और वो ये बात बता रही थी कि वो सच में एक डायन है और उसे इस नवजात बच्चे की बलि चाहिए थी। इस वजह से उसने संदीप को अपने जाल में फंसाया और तो और संदीप खुद ही उसे अपने घर पर लेकर आ गया, जिस वजह से उसका काम काफ़ी आसान हो गया है। अब वो उसकी बेटी को लेकर जाएगी और आज की रात उसकी बेटी की बलि देकर अपनी उम्र बढ़ाएगी। ये बात सुनते ही समीरा उसके सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, उससे अपनी बच्ची की ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन इस पर वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। उसकी भयानक हंसी से पूरा घर गूंज रहा था और वो बार बार समीरा को तड़पा रही थी, उसे ऐसा दिखाती कि वो उसकी बेटी उसे वापस कर देगी और बार बार वो समीरा को चोट पहुंचा रही थी। उसे ये करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर तक उनका यही भयानक खेल वहाँ पर चलता रहा। तब तक अचानक डोरबेल बज गई। डोरबेल बजते ही समीरा को एक तसल्ली हुई कि उसकी माँ अब शायद गुरुजी को लेकर आ चुकी है। वो तुरंत भागकर जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। उसकी माँ सामने गुरुजी को लेकर खड़ी थी। गुरुजी ने वहीं बाहर से ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि माँ ने सारी बातें बता रखी थी। और तो और गुरुजी जैसे जैसे समीरा के घर के नज़दीक आते जा रहे थे, उन्हें उस भयानक शक्तिशाली डायन के होने का आभास होने लगा था, जिस वजह से वो डायन उस कमरे में बंद चुकी थी। नहीं तो वो गुरुजी के आने तक शायद वहाँ से निकलकर भाग चुकी होती। अब गुरुजी तेजी से अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस कमरे में अंदर पहुंच गए। वो डायन अभी भी बच्चे को गोद में लिए हुए हवा में ही थी। गुरुजी को देखकर अब वो और जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तू मुझे नहीं रोक सकता है। इस पर गुरुजी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। गुरुजी ने अपने मंत्रों का उच्चारण उसी तरह से जारी रखा और उस पर लगातार कई सारी चीज़ों का छिड़काव किया। जब अंत में गुरुजी ने उसके ऊपर गंगा जल डाला, लगा जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग चुकी है। उसके हाथ से बच्ची छूटकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी गुरुजी ने बच्ची को ऐसे संभाला जैसे कि गुरुजी को पहले से पता था कि उनके ऐसा करते ही बच्ची शायद गिरने वाली है। गुरुजी ने बच्ची को हाथ में संभाल लिया और उस बच्ची को लेकर समीरा को सौंप दिया। अब उन्होंने सबको कमरे से बाहर करके कमरा अंदर से बंद कर लिया। उस कमरे के अंदर सिर्फ गुरुजी और वो डायन ही थे। गुरुजी ने काफ़ी देर तक काफ़ी सारे मंत्रों का उच्चारण किया। काफ़ी देर तक ये प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि वो डायन काफ़ी शक्तिशाली थी और वो काफ़ी सारे बच्चों की बलि पहले भी चढ़ा चुकी थी, जिस वजह से उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थीं। आखिरकार काफ़ी घंटे की पूजा के बाद गुरुजी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ चुके थे। कमरे में कोई भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी ने समीरा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी
तुम्हारी समझदारी के वजह से ही समय रहते तुम्हें इस चीज़ का आभास हुआ और मैं यहाँ आकर तुम्हें इस मुसीबत से बचा सका। और अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे घर का बंधन करके जाऊँगा, जिससे कभी भी आगे कोई भी ऐसी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश कभी नहीं कर पाएगी। और तो और ये तावीज़ तुम्हारे बेटी के गले में और तुम्हारे गले में बांध दो, जिसके वजह से ऐसी शक्तियाँ तुम दोनों से हमेशा दूर ही रहेंगी। और गुरुजी से तुरंत समीरा ने एक सवाल किया, गुरुजी वो कहाँ गई, वो मर गई क्या, वो ख़त्म हो गई? गुरुजी ने कहा, बेटी वो ख़त्म हुई है नहीं हुई है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है अब वो तुम्हारे घर से दूर जा चुकी है और उसका आगे क्या करना है ये मैं देख लूँगा। समीरा ने इसके आगे गुरुजी से कोई सवाल नहीं किया और गुरुजी वहाँ से जा चुके थे। समीरा की ज़िंदगी से एक बहुत बड़ी मुसीबत टल चुकी थी और इन सारी चीज़ों के बारे में संदीप को कभी कुछ पता भी नहीं चल पाया और समीरा ने भी ये बातें संदीप से करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।